चलिए, लास्ट क्लास में हम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ रहे थे। उसमें कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए थे, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको हेलोजन्स के बारे में बता दूं। अगर अपन बात करना चाहें X2, क्लियर, तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आप जानते हैं दोनों हेलोजन्स क्या हैं, सेम। दोनों का ईएन क्या है, सेम। तो आपका बॉन्ड में कोई पोलरिटी नहीं है। तो अगर हम बात करना चाहें हेलोजन के बारे में, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और इसको भी आप प्लस माइनस में तोड़ लेते हैं तो भाई आप बहुत हिम्मत वाले हैं ना। रिएक्शन करवाते हुए आप पहले इसको किस में तोड़ लेते हैं, एक्स प्लस एंड एक्स माइनस, ऐसे टूटता नहीं है। पर जब आपका हेलोजन किसी न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, न्यूक्लियोफाइल। अब आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आता है तो यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है, पोलैरिटी इंड्यूस। आइए, फिजिक्स आप पढ़ चुके हैं तो आप ऐसी बातें जानते हैं। मान लीजिए कोई आपका स्फीयर है, न्यूट्रल है, लेकिन इसके बाजू में यहां पर हाई डेंसिटी का पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो इसमें पोलराइजेशन आ जाता है। इस साइड क्या डेवलप हो जाएगा आपका, नेगेटिव, और इस साइड क्या डेवलप हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इस न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आने पर इस हेलोजन हेलोजन बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। अब आप सोचिए, यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो इस वाले हेलोजन पर कैसा डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर कैसा डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव। और आप जानते हैं जिस पर पार्शियल पॉजिटिव, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और अच्छे से जान लीजिए, आप जानते हैं हेलोजन्स किसकी तरह काम करते हैं, लिविंग ग्रुप। मैंने आपको बताया था एक्स एक्स का भी एक्स बन सकता है, यानी कि अगर एक्स और एक्स के बीच में बॉन्ड है तो भी एक्स यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकल सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल ने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेकर बाहर निकल जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपका जो है बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, एक्स के साथ, और बाहर कौन निकल जाएगा, एक्स माइनस। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो सकती है। और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आपके जो X2 हैं यानी कि हेलोजेंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, बिकॉज दे आर रिएक्टिंग विद द न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से एक बात तो क्लियरली समझ में आता है कि आपका जो X2 है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल। हालांकि इसमें किसी का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। और आप जानते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट कोई कंपल्सरी कंडीशन भी नहीं होता इलेक्ट्रोफाइल के लिए। एनी स्पीसीज which accept electrons during the chemical reaction is an electrophile। आइए, तो अभी तक तो आपने केवल X2 का नेचर जाना है। अब हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे सामने ये एल्कीन गिवन हुई है, गिवन है, क्या है, एल्कीन। इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, Br2 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम, Br2 के साथ। आपको बता दूं रिएक्शन कैसे करवाई जाती है। रिएक्शन आपकी होती है रूम टेम्परेचर पर। एडिशन रिएक्शंस को हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो रिएक्शन होती है रूम टेम्परेचर पर, इन डार्क। ये जबरदस्त पॉइंट है, इन डार्क, यानी कि रिएक्शन आपकी डार्क में भी हो जाती है। या फिर मैं कह सकता हूं इन द अब्सेंस ऑफ, इन द absence of, in the absence of UV light, in the absence of UV light, यानी कि इन रिएक्शंस को होने के लिए यूवी लाइट की भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा इसके बाद। आप नॉर्मली क्या करते हो, बस रिएक्शन लेके चले जाते हो, चीजों को रिलेट नहीं करते हो। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़ोगे तो बेहतरीन तरीके से चीजों को रिलेट कर पाओगे। यानी कि आपकी जो एल्किन्स हैं वो Br2 के साथ डार्क में भी रिएक्शन कर लेती हैं। Br2 हो, Cl2 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पर अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर एल्कीन की बजाय क्या होता, एल्केन, अगर ये हमारे सामने होता एल्केन। हम ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो देखो कितने बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी अपनी चीजों को एक्सप्लेन करेगा। अगर यहीं पर आप रिएक्शन किसके साथ करवा रहे होते, Br2 के साथ, रूम टेम्परेचर पर। कहां पर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते इन डार्क, यानी कि लाइट आने पर तो आप जानते हैं रेडिकल जनरेट हो जाएगा, तो रिएक्शन होती नो रिएक्शन। आप जानती है एल्केन्स जो रिएक्शन करती हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसमें रेडिकल जनरेट होना चाहिए, और इस कंडीशन पर Br2 से रेडिकल जनरेट नहीं होने वाला।
लेकिन एल्कीन्स को रेडिकल बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये रिएक्शन हो जाती है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है, Br, और यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है, Br। क्लियर? ये हमारे सामने बन गया है विसिनल, क्या बन गया है, विसिनल डाइब्रोमाइड। ये तो हमारे सामने रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट भी बन गया। लेकिन आप जानते हैं जब तक हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ लेते तब तक कोई मतलब ही नहीं है। या तो अपन जुगाड़ से चलें, पाई बॉन्ड तोड़ दे, हेलोजन हेलोजन जोड़ दे, पाई बॉन्ड तोड़ दे, हेलोजन हेलोजन जोड़ दे, उसमें ढंग का क्वेश्चन बनाएगा और हमें धर लेगा। क्लियर? तो फिर हमें थोड़ा सा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेना चाहिए। आइए हम रिएक्शन के मैकेनिज्म पर बात करते हैं। कोई भी नहीं लिखेगा, पहले मैं इस रिएक्शन का गलत मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है? हाँ, उससे आपको क्लियरिटी आएगी और उसके बाद सही मैकेनिज्म बताऊंगा। तो यहां पर मान लीजिए हमारे सामने ये एल्कीन है, क्या है, एल्कीन। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, Br2 के साथ। तो अब आप समझ गए, Br2 वैसे तो कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, कोई पोलरिटी नहीं है, पर एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है। इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसमें पोलरिटी इंड्यूस हो जाएगी। पोलरिटी इंड्यूस हो जाएगी का मतलब है यहां पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर डेवलप हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। आप देखो ना, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो प्लस इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता है? तो इस साइड पार्शियल पॉजिटिव, उस साइड पार्शियल नेगेटिव। अब बताइए, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है वही तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मतलब दैट एटम इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। और एल्केन्स तो भाई साहब आप जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए आया है, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन को शेयर करेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि हैलोजन इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी है, ये सब फालतू की बातें हैं। बाजू में एक और हैलोजन जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप की तरह, और आपको बताया था लिविंग ग्रुप जिससे जुड़ जाए उसको इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। तो आपका एक्स एक्स से जुड़ गया तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है। क्लियर? सो इन दिस स्टेप अगर अपन बात करें, योर एल्कीन इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड योर हैलोजन इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जब हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे बहुत अजीब सा लग रहा था X2 को इलेक्ट्रोफाइल मानकर, हालांकि आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी हैं पर कभी ध्यान नहीं दिया कि आपका X2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, एल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्लियर? तो रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी, आप जानते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहां से निकल लेगा। तो जो आपका Br यहां जुड़ने वाला है, तो आप बताओ वो Br प्लस बनकर जुड़ेगा या Br माइनस बनकर जुड़ेगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन तो Br ले गया, तो ये तो Br प्लस बनकर जुड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अगर मुझे Br प्लस बनाकर जोड़ना पड़ा तो आप बताओ मैं डबल बॉन्ड के कौन से कार्बन पर जोड़ूंगा? आप बोलोगे सर इसको इधर जोड़ दीजिए और यहां बना दीजिए कार्बोकेटायन। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। अब अगर अपन बात करना चाहें तो इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। ये आप जानते हैं कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट, ये नहीं करना चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल विद इन द मॉलिक्यूल है कि नहीं है? तो ये हाथों हाथ इसको अपना क्या शेयर कर देगा, पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर शेयर कर दिया तो आप बताइए यहां पर इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहां पर आ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो भी लोन पेयर शेयर करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज तो आता है। ये हमारे सामने बन जाता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बात करूं ना, तो ये जो मैंने फ्री कार्बोकेटायन बनाया ना दोस्त, ये बनता ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये नहीं बनाता तो आपको कभी नहीं चमकता कि ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज कैसे है। ब्रोमीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो ब्रोमीन जब भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, आप देखो हैलोजेंस नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक। अगर कोवेलेंसी को बढ़ा के बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पर दिस इज नॉट द रियल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इनफैक्ट ये बीच वाला स्टेप हटा दो, सीधा यही जाकर आपके सामने बनता है। अब हम आएंगे किसके ऊपर, रियल मैकेनिज्म पर, और आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आने लगेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं रियल मैकेनिज्म की। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने एल्कीन है, क्या है, एल्कीन। रिएक्शन कौन करने के लिए आ रहा है बताइए, Br2। तो मैं यहां पर Br2 को लिख सकता हूं इस तरीके से, जरा ध्यान से सुनते हुए जाइए। इस पर कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर। इस पर भी कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर। तो आप जानते हैं पोलराइजेशन होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। आप एल्कीन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर। जैसे इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकलेगा। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज बनने लगेगा।
जैसे जैसे ये पाई बॉन्ड टूटकर ब्रोमीन के साथ बनने लगेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। आप थोड़ा समझिए, क्योंकि वो एरो बनाकर देगा तो क्वेश्चन और मुश्किल हो जाएगा। पॉजिटिव इस कार्बन पर डेवलप होना शुरू होगा या पॉजिटिव इस कार्बन पर? आप देखो वापस से, थोड़ी देर पहले जो हमने बनाया था तो पॉजिटिव यहां बनाया था कि यहां बनाया था? यहां 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड है ना, वो यहां से टूटना शुरू होगा, इस वाले कार्बन से यूं ब्रोमीन के साथ बनना शुरू होगा, यहां प्लस डेवलप होने लगेगा। अगर मैंने इसको यूं तोड़कर बनाया तो यहां प्लस डेवलप होना शुरू होगा, तो यहां प्लस आएगा तो 2 डिग्री बनेगा, यहां प्लस आएगा तो 1 डिग्री। इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा ब्रोमीन अपना लोन पेयर हाथों हाथ शेयर कर देगा। क्लियर? इसका मतलब रिएक्शन में अगर अपन आगे बढ़े, मैं आपको स्लो मोशन में समझा रहा हूं। किस में समझा रहा हूं? स्लो मोशन में। पहले आपका ब्रोमीन इधर जुड़ा होगा, पक्का? जी हां। यहां पॉजिटिव चार्ज आने लगा होगा और इसने अपना लोन पेयर दे दिया होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेवलप हो गया होगा पॉजिटिव चार्ज। और साथ में कौन बना होगा बताइए? Br माइनस। यही इस रिएक्शन का दोस्त कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप। कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप। तो यहां पर आपके सामने बनकर आया है, अगर अपन बात करें साइक्लिक हेलोनियम आयन। आप जानते हैं ना IUM किसी के पीछे कब आता है? हाइड्रोनियम, अमोनियम, जब कोई अपनी औकात से बढ़ के बॉन्ड बनाता है, मतलब बॉन्ड बढ़ाकर पॉजिटिव चार्ज लाता है। तो रिंग बनी है इसलिए मैंने लिखा है साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्लियर? अगर यहां पर हेलोजन देखो तो बताओ कौन है? ब्रोमीन। तो आप पर्टिकुलर ब्रोमीन के नाम से भी कह सकते हो, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये हमारे सामने बना है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? इसी को ही हम कई बार कह देते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या कह देते हैं? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। इसे हम कहते हैं कई बार नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। सर ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन तो पढ़ा था, इसी को ही कई बार एब्रीवेशन में NCC भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? NCC। नॉन क्लासिकल का अगर अपन बात करें, नॉन का N, क्लासिकल का C, कार्बोकेटाइन का भी C, सो इट इज NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस आर दोज केटाइंस जिनमें प्राइमरीली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम पर होता है। नो डाउट कार्बन भी कुछ पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, लेकिन कार्बन से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे एटम पर मिलता है, उसे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन कहते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको और बेटर क्लियरिटी के साथ यहां पर बातें करूंगा, इस वाले पर हम बात करते हैं। ये आपके सामने दिया हुआ, मैंने बोला था कि जीओसी कदम कदम पर आपके साथ रहेगा। जीओसी के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारे सामने है, देखिए इसमें रेजोनेंस होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ये बना सकता हूं, एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये मैं बना सकता हूं कि यहां पर कौन रहे? ब्रोमीन, और यहां पर कैसा चार्ज आ जाए? पॉजिटिव। समझे? ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ दिया है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने ये भी बन सकती है। आप आंखें खुली रखें और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें। अगर इधर वाला बॉन्ड की बजाय उधर वाला बॉन्ड तोड़ दूं तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो ये हमारे सामने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? जी हां, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। क्या आप तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं दोस्तों? स्टेबिलिटी ऑर्डर बता सकते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, क्योंकि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देख सकते हैं RS हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? सेम। चार्ज वार्ज देखो सब सेम है, चार्ज की लोकेशन भी, चार्ज सेपरेशन है नहीं, पॉजिटिव कार्बन पर ही है। फिर आपका आखिरी पॉइंट लिखा था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये कौन सा डिग्री का है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये कौन सा है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो बताइए कौन सी ज्यादा स्टेबल रहेगी? फिर सेकंड, और उसके बाद थर्ड। जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जामिनर ने किसी दिन बना लिया तो, क्योंकि अगर आप रिएक्शन पढ़ते हैं तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं इसका रियल दिखाऊं तो इसका मतलब तो आप समझ गए, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब रियल तो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, और रियल रेजोनेंस हाइब्रिड होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज केवल ब्रोमीन पर तो नहीं मिलेगा। अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा,
जो बॉन्ड टूटे हैं बने हैं उनको मैं डॉटेड से दिखा सकता हूं, जी हाँ। तो देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां बॉन्ड है, एक में नहीं है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पर बॉन्ड है, एक में नहीं है। एक में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, एक में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना कि नहीं बना? पक्का? जी हां। अब आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल आरएस कौन सी है? फर्स्ट। तो इसका कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे, मतलब रियल मॉलिक्यूल इस जैसा होगा, इसमें सबसे ज्यादा मैच करेगा। और इसमें तो पॉजिटिव चार्ज मेनली किस पर है? ब्रोमीन पर। तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है जिसमें प्राइमरीली, मतलब ज्यादा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कार्बन के अलावा किसी और एटम पर है। इसको हम बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। एनसीसी एनसीसी बोलते रहते हैं, पर एनसीसी का मतलब समझ में नहीं आता है कि एनसीसी होता क्या है। यानी कि जहां पॉजिटिव चार्ज मेनली कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम शेयर कर रहा हो, उसे हम नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर मुझे पूछा जाए इन दोनों कार्बन में से, तो फिर पॉजिटिव चार्ज इस पर ज्यादा होगा, क्योंकि सेकेंड कंट्रीब्यूशन इसका है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए, तो ये हमने इसके बारे में बताया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता क्या है। और उसकी खास बात है कि ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस आरएस में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है और मेनली पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन रखता है, कोई दूसरा नहीं रखता। तो जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस होते हैं वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करते, दे डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। पक्का? चलिए अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट में। अब आप देखिए यहां पर आपने बना तो दिया है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, लेकिन इसमें कितने की रिंग है? 3 की। और ऊपर से हैलोजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये जो आपके सामने बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, या फिर मैं कह सकता हूं साइक्लिक हेलोनियम आयन, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। और इसके अनस्टेबल होने का कारण क्या है? एंगल स्ट्रेन। आपने जो 3 की रिंग बनाई है ना, उसमें भयंकर क्या है? एंगल स्ट्रेन। आप जानते हैं 3 की रिंग तो वैसे ही ओपन होना चाहती है। क्लियर? आइए, अब रिएक्शन मतलब यहां रुकने वाली नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट है रिएक्शन का, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अब मैं आपको बता दूं, नाउ इट इज अगेन एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस विल बी एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आपका ये जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये जो कार्बन जिन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। देखो ये आरएस का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं समझा पाएगी आपको, पर ये आरएस साफ साफ बता रही है कि देखो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी कि कौन से कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? जिन पर कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन। या तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए या इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप इस आरएस को देख लो, यहां से समझ में आ जाएगा। यहां से नहीं समझना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको बार बार कह चुका हूं, जिस एटम से लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, मतलब दैट एटम इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ इन्हीं दोनों पर तो जुड़ा हुआ है हैलोजन लिविंग ग्रुप। अरे हैलोजन तो हैलोजन से जुड़ जाता है तो ही उसको क्या बना देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्लियर? तो आपका बीआर या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा या इस कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक उस पर करेगा जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। क्लियर? भाई प्लस माइनस में अट्रैक्शन तो वही ज्यादा आएगा ना जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो बताओ इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज किस पर ज्यादा है? सेकेंड। इसका मतलब जहां ज्यादा स्टेबल केटाइन बन रहा होगा ना, वहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यह सबसे जबरदस्त पॉइंट है कि जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है विच इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पर करेगा? तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल केटाइन है। तो यहां सोचो इन दोनों में से प्राइमरी बनेगा और ये सेकेंडरी। तो जहां ज्यादा स्टेबल केटाइन बनेगा वहीं पर ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो रिएक्शन में ये जो Br माइनस है वो करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक। पूछा जाए इन दोनों कार्बन में से, तो फिर पॉजिटिव चार्ज इस पर ज्यादा होगा क्योंकि सेकंड कंट्रीब्यूशन इसका है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए, तो ये हमने इसके बारे में बताया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता क्या है। और उसकी खास बात है कि रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस आरएस में सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है और मेनली पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन रखता है, कोई दूसरा नहीं रखता। तो जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस होते हैं वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करते, दे डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट।
पक्का? चलिए अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट में। अब आप देखिए यहां पर आपने बना तो दिया है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, लेकिन इसमें कितने की रिंग है? 3 की, और ऊपर से हैलोजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये जो आपके सामने बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, या फिर मैं कह सकता हूं साइक्लिक हेलोनियम आयन, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। और इसके अनस्टेबल होने का कारण क्या है? एंगल स्ट्रेन। आपने जो 3 की रिंग बनाई है ना, उसमें भयंकर क्या है? एंगल स्ट्रेन। आप जानते हैं 3 की रिंग तो वैसे ही ओपन होना चाहती है। क्लियर? आइए अब रिएक्शन मतलब यहां रुकने वाली नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट रिएक्शन का, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अब मैं आपको बता दूं, नाउ इट इज अगेन एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस विल बी एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अब देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो आपका ये जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये जो कार्बन जिन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। देखो ये आरएस इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं समझा पाएगी आपको, पर ये आरएस साफ साफ बता रही है कि देखो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी कि कौन से कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? जिन पर कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन। या तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए या इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप इस आरएस को देख लो, यहां से समझ में आ जाएगा। यहां से नहीं समझना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको बार बार कह चुका हूं, जिस एटम से लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, मतलब दैट एटम इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ इन्हीं दोनों पर तो जुड़ा हुआ है हैलोजन, लिविंग ग्रुप। अरे हैलोजन तो हैलोजन से जुड़ जाता है तो ही उसको क्या बना देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्लियर? तो आपका बीआर या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा या इस कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक उस पर करेगा जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। क्लियर? भाई प्लस माइनस में अट्रैक्शन तो वही ज्यादा आएगा ना जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो बताओ इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज किस पर ज्यादा है? सेकंड। इसका मतलब जहां ज्यादा स्टेबल केटाइन बन रहा होगा ना, वहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यह सबसे जबरदस्त पॉइंट है कि जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है विच इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पर करेगा? तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल केटाइन है। तो यहां सोचो इन दोनों में से प्राइमरी बनेगा और ये सेकेंडरी। तो जहां ज्यादा स्टेबल केटाइन बनेगा वहीं पर ही आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो रिएक्शन में ये जो Br माइनस है वो करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक, रिएक्शन आपके आगे बढ़ जाएगी। जब रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी तो बताइए यहां पर आपको कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो कौन लगा हुआ मिलेगा? Br। ये आपके रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। अगर मैं पूछना चाहूं इन द स्टेप नंबर 1 ऑफ दिस रिएक्शन योर एल्किन इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल and your Br2 is behaving as an electrophile. In the second step of the reaction, your NCC is behaving as an electrophile and your Br minus is behaving as a nucleophile. सही या नहीं? बताओ अगर अपन बात करें तो Br किसकी फॉर्म में जाकर जुड़ा है? Br प्लस की फॉर्म में जाकर जुड़ा है। जो उसका मन करे ना एक्सट्रीम लेवल पर जाकर पूछने दो, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुलटेंगे वो जो जुगाड़ से पड़ेंगे। तो इसमें मेन पॉइंट एक समझ में आया क्या? कि आपको एनसीसी वहां से ओपन करनी है जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने, और ज्यादा स्टेबल वही बनेगा जिस कार्बन पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये मिथाइल हुआ तो 3 अल्फा HC10 आपका प्रोवाइड करेगा। तो जिस कार्बन पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वहीं से रिंग की ओपनिंग होगी। ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा। सर इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए इससे पहले ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल HX था मान लीजिए, तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल। भाई जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे ना तो इस पर लोन पेयर ही, तो ये वापस कुछ दे नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या है? लोन। अगर आप सोचो यहां HCl होता तो फिर फ्री केटाइन की फॉर्मेशन ही होती, क्योंकि जिस एटम पर अटैक हो रहा है उसके पास लोन पेयर नहीं है। तो अगर आपका जुड़ने वाला H प्लस है तो फ्री केटाइन बनेगा और रीअरेंज भी करेगा। अगर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के पास क्या है? लोन पेयर, तो फ्री केटाइन नहीं बनने देगा। क्या बनेगा? एनसीसी, और रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए तो जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे। ये होता बेस। एक बार बेस क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। कहीं से भी पूछे, जितने भी जेईई मेंस में सीक्वेंस रिएक्शन के क्वेश्चन है ना, जिन्होंने सीक्वेंस रिएक्शन लेक्चर 1 2 3 देखे हुए हैं, आप देख लेना बीच बीच में कट पेस्ट है, वो सारे रिएजेंट कहीं ना कहीं हमने इस्तेमाल में लिए हुए। एडिशन ऑफ NaHSO3 पर पहली बार बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जेईई मेंस ने उठाया है, जिसमें शेयर किया ए से बी जाने का रास्ता। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ था उसको, द फॉर्म दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इन डाइल्यूट मिनरल एसिड और अल्कली। उस लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया।
फॉर्म प्रोडक्ट पर अगर आप अल्कली डाल देते हैं या एसिड डाल देते हैं तो वापस ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाता है। अगर आप जाके वीडियो लेक्चर उठा के पूरा देखेंगे ना, एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन ऑफ NaHSO3 एक एक बात क्लियरली मेंशन की हुई है। लेकिन अगर आप NAR के टाइम पर पढ़ोगे उनको तो आपको वो फील आएगी ही नहीं। आप केवल वो देखोगे कैसे कैसे आए हुए हैं, नए क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द, कोई PYQ से मैच नहीं करता है। केमिस्ट्री में जरूरत नहीं उसको, हर बार नया क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बहुत स्कोप है। तो एल्कीन्स हेलोजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पर भी, रूम टेम्परेचर पर भी। इवन उनको रिएक्शन करने के लिए लाइट या अगर अपन बात करना चाहें हीट, इन सब की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यार रेडिकल जनरेशन नहीं होना चाहिए, सिंपल एडिशन रिएक्शन है। सुलटा दिया है। F2 आपका रिएक्शन में नहीं लेंगे हम, हाईली एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है और I2 की रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। नॉर्मल आपके विसिनल डाई आयोडाइड्स अनस्टेबल होते हैं, वापिस I2 एनल्कीन जनरेट कर देते हैं। तो उस रिएक्शन का हमारे लिए काम क्या रहेगा कि जब भी आजू बाजू आयोडीन आए हटा डबल बॉन्ड बना, बस। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका F2 और I2 फेल होगा रिएक्शंस में। I2 के केस में यही रीजन रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा। F2 के केस में भी यही रीजन रहेगा, हाई रिएक्टिविटी की वजह से एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करेगा। साइक्लिक हेलोनियम आयन, अगर आपको नहीं मालूम हेलोजन कौन है तो साइक्लिक हेलोनियम आयन। अगर आपको मालूम है कि हेलोजन ब्रोमीन है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, क्लोरीन है तो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, आयोडीन है तो साइक्लिक आयोडोनियम आयन। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई लोग। सुलटा दिया है क्या? क्या इस बी रिएक्शन का रेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि एल्कीन कौन है? हाँ, आरडीएस में जो जो इन्वॉल्व होते हैं उन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। हेलोजन कौन है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा? F2, वो तो हम बिना रीजन के बता चुके हैं। सबसे स्लो I2। और एल्कीन किसका काम कर रही है बताओ? न्यूक्लियोफाइल। जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा रिएक्शन उतनी फास्ट। या फिर आप स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन,
हम नहीं जाएंगे साइक्लिक एल्युमिनियम आयन की स्टेबिलिटी तक, हम पहले ही बता चुके होंगे। सुलटा दिया है। पहला पॉइंट लिख दीजिए, इसके अंदर जबरदस्त पॉइंट है, काम आएगा आपको ये पॉइंट चैप्टर एल्काइल हैलाइड्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एल्कीन्स एल्कीन्स रिएक्ट विद X2, ब्रैकेट में लिख लो Cl2 एंड Br2। X2 का हमारे लिए यही मतलब होगा बस। एल्कीन्स रिएक्ट विद X2, ब्रैकेट में लिखो Cl2 एंड Br2 एट रूम टेम्परेचर इन डार्क। एट रूम टेम्परेचर इन डार्क मतलब इनको लाइट की कोई जरूरत नहीं है। एट रूम टेम्परेचर इन डार्क, but alkanes can't react, but alkanes can't react, but alkanes can't react, पर alkanes इस कंडीशन पर रिएक्ट नहीं करेंगे। हमने पहले बता दिया था, alkanes के लिए हाई टेम्परेचर, सनलाइट, HNO कुछ ना कुछ चाहिए, रेडिकल जनरेशन हो जाए, पर alkenes को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म से जाने वाला नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, रेट ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, rate of halogenation of alkenes, rate of halogenation of alkenes, rate of halogenation of alkenes is directly proportional to nucleophilicity of alkenes। वहां पर भी यही था, आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन्स। वहां पर भी हमने ये पॉइंट लिखा था। आप ये भी कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ एनसीसी, स्टेबिलिटी ऑफ एनसीसी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, पर हम नहीं जाएंगे एनसीसी तक, हम पहले ही बता देंगे। अगर हमारे पास ये एल्कीन्स गिवन है तो क्या आप इनकी रिएक्टिविटी X2 के साथ बता सकते हो? अगर हमारे पास ये वाली एल्कीन्स गिवन है तो क्या आप इनकी रिएक्टिविटी बता सकते हो कि कौन सी एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी X2 के साथ? बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी? ये, इस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, या CH3 है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन चमक रहा है ना, तो ये वाली एल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगी, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, और उसके बाद ये वाली। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा एल्कीन्स का, किसके साथ? X2 के साथ। ये आने वाला क्वेश्चन हो सकता है। सेम टू सेम आपका HCl के साथ था, सेम टू सेम आपका H3O+ के साथ था, एल्कीन का वही रेट आएगा। एल्कीन RDS में इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, जितने बेटर न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा उतना फास्ट रिएक्ट करेगी। सुलटा दिया है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, in the slow step of the reaction, in the slow step of the reaction, in the slow step of the reaction, cyclic halonium ion is formed as an intermediate. In the slow step of the reaction, cyclic halonium ion, in the slow step of the reaction, cyclic halonium ion, उसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिख दो? NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। In the slow step of the reaction, cyclic halonium ion is formed as an intermediate, is formed as an intermediate। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं है, कौन है? साइक्लो हेलोनियम आयन, is formed as an intermediate, कोमा लगाकर, which doesn't undergo rearrangement, which doesn't undergo rearrangement, which doesn't undergo rearrangement, जिसमें आपको रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, which doesn't undergo rearrangement। क्लियर? तो एनसीसी का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब मेन पॉइंट ये है, एनसीसी बनेगा कब, कैसे पता लगेगा?
जब आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर क्या हो, लोन पेयर। देखो ना, एनसीसी कब बना, जब इस ब्रोमीन के पास क्या है, लोन पेयर। तो एनसीसी की फॉर्मेशन कब होगी, ये कैसे पता चलेगा, ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को देखकर ही पता चल जाएगा। अगला पॉइंट लिख दो, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, if electrophile has lone pair, if electrophile has lone pair, if electrophile has lone pair, then NCC is formed as an intermediate. Then NCC, that is non-classical carbocation. Then NCC is formed as an intermediate. तो अगर आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हैं तो क्या बनेगा आपका, एनसीसी। ब्रैकेट में लिखो मींस नो रीअरेंजमेंट, ब्रैकेट में लिखो मींस नो रीअरेंजमेंट। आपके एनसीसी में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस रिएक्शन का है कि आप एनसीसी में कौन से कार्बन पर अटैक करवा के रिंग ओपनिंग करेंगे। दो कार्बन होंगे, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, और पॉजिटिव चार्ज वही ज्यादा स्टेबल होगा जिस कार्बन पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे। क्लियर। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स the more substituted carbon, nucleophile attacks the more substituted carbon of the three membered ring. Nucleophile attacks the more substituted carbon of the three membered ring. ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो, जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो। दोनों कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना के देख लो, जिस कार्बन पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा वहीं पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा होगा, अटैक। क्लियर। चलिए अब कुछ देर के लिए आपके पेन डाउन रहेंगे और हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और पूरे क्वेश्चंस पूरे मैकेनिज्म से सोल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ। पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने है, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ, Cl2 के साथ। देखिए रिएक्शन की अगर मैं बात करना चाहूं तो रिएक्शन करवाई जा रही है CH2Cl2। इससे डरने की जरूरत, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है ये। कैसा है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। दिस रिएक्शन विल बी कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर की जरूरत ही, सनलाइट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है एडिशन होने के लिए। तो रिएक्शन इस प्रकार से होगी। अगर इसी को सोल्व करूं मैं तो आप बताओ, सबसे पहले एल्किन के कांटेक्ट में आने के बाद इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगी, पोलैरिटी। ध्यान से सुनते रहेंगे, पहले मुझे सोल्व करने देंगे, आपको सोल्व करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहां पर ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ये बॉन्ड तोड़कर यहां से निकलेगा। आप बताइए इस कार्बन पर कैसा चार्ज डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव इस पर डेवलप होने लगेगा कि इस पर, इस पर, जिस पर केटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये हाथों हाथ अपना लोन पेयर शेयर कर देगा। यानी कि अगर हम रिएक्शन को स्लो मोशन में समझे, किस में समझे, स्लो मोशन में, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहले आपका Cl यहां जुड़ा होगा, क्लियर, यहां पर केटाइन बना होगा और हाथों हाथ इसने क्या दे दिया होगा, लोन पेयर, और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया है साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, आप जरूर लिखेंगे इसका नाम। और साथ में कौन जनरेट हुआ होगा, Cl माइनस। आप जानते हैं इसका खुद का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये थ्री मेंबर्ड रिंग कौन से कार्बन पर अटैक करके खुलेगा। तो आप देखो यहां पर पॉजिटिव सोचो, यहां पर कौन सा बनेगा, 2 डिग्री, और यहां पर 1 डिग्री। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़ेगा खटैक, तो रिएक्शन आपकी आगे बढ़ जाएगी। यहां पर अगर अपन बात करें कौन लगा हुआ मिलेगा, Cl, और यहां पर भी कौन लगा हुआ मिलेगा, बताओ, Cl। तो हमारे सामने क्या बन गया है, एक विसिनल डाई क्लोराइड। क्या मैं सही कह रहा हूं, जी हाँ। तो फॉर्मेशन हो गई है विसिनल डाई क्लोराइड। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर होनी भी नहीं चाहिए। वन बाय वन पहले मुझे क्वेश्चन सोल्व करने दीजिए। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, नेक्स्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सभी लोग पहले इधर देखते रहेंगे, क्लियर। रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं, Br2 के साथ। किसके साथ, Br2 के साथ।
सॉल्वेंट के तौर पर क्या लिया है, CH2Cl2। ये ऐसा सॉल्वेंट है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। अब आप जानते हैं एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से Br2 में पोलराइजेशन आएगा। इस पर कितने लोन पेयर होते हैं, 3। इस पर भी कितने लोन पेयर हैं, 3। तो यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। बताइए एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैलोजन को देगा, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है। एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, हैलोजन का नेचर तो आप जानते ही हो, लिविंग ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को चुरा कर निकलने में एक्सपर्ट। तो आपका ब्रोमीन यहां जुड़ने लगेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। लेकिन जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर ऑलरेडी क्या है, लॉन पेयर, तो ये केटाइन बनने नहीं देगा। यानी कि ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल हैं जो एक हाथ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दूसरे हाथ इलेक्ट्रॉन देते हैं, केटाइन नहीं बनने देते। एक हाथ इलेक्ट्रॉन ले, दूसरे हाथ इलेक्ट्रॉन दे, तो सीधा क्या बनेगा, साइक्लिक हेलोनियम आयन। तो आपके सामने जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मैं फिर से थोड़ा सा स्लो मोशन में समझा रहा हूं। यहां पर आपका Br जुड़ा होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने लगा होगा। ब्रोमीन पर क्या है, लॉन पेयर, हाथों हाथ इसने अपना लॉन पेयर दिया होगा और खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, केटाइन बनने ही नहीं दिया। सो क्या यहां पर कार्बोकेटाइन के रीअरेंज होने के चांसेस हैं? और जब कार्बोकेटाइन बना ही नहीं तो रीअरेंज कहां से होगा, ये कोई कार्बोकेटाइन थोड़ी है, ये तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है। साथ में बताइए कौन बना होगा, Br माइनस। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कहां से रिंग ओपनिंग करेंगे। तो यहां केटाइन सोचो प्राइमरी, यहां पर सेकेंडरी, जहां ज्यादा स्टेबल बनेगा वहीं अटैक करके रिंग ओपनिंग होगी। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, रिएक्शन आपकी आगे बढ़ जाएगी। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा Br, इसमें यहां पर भी आपको जुड़ा हुआ मिलेगा Br। इसमें देखो अगर आप गलत भी रिंग खोल देते ना तो भी कोई फर्क, क्योंकि जुड़ने वाले दोनों सेम है, वो इधर जुड़े उधर जुड़े कोई फर्क। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अलग अलग हो जाएंगे तो रायता फैलना शुरू हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे मेरे भाई। इंटरमीडिएट का नाम जरूर लिखेंगे, अब आपको बोर्ड पर देखकर लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो आर्टिस्ट स्केच नहीं बनाते, ऐसा काम करते हो, देख देख के एक एक एटम लिखते हो, एक बार में एक लोन पेयर देखते हो। ए भाई आराम से पढ़ो। अगले वाले क्वेश्चन में 2 का आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, कारण पहले आ चुके हैं दोनों क्वेश्चंस। बस आपको डिफरेंस क्लियर होगा जब आप रिवाइज करेंगे। जिनके डायरेक्ट आंसर लिखे हैं मतलब आपको पूरा सॉल्व करना है, चेक करना है वही आंसर आ रहा है कि नहीं। ऊपर वाले दोनों में इलेक्ट्रोफाइल ऐसा है जिसके पास लोन पेयर नहीं है, H प्लस जुड़ेगा उनमें। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐसा है जिसके पास H प्लस नहीं है तो फ्री केटाइन बनाएगा। एंड द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन में अंडरगो रीअरेंजमेंट, पर एनसीसी रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है।
जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे, नीचे वाला क्वेश्चन पूरा सोल्व करोगे। यहां नाम लिखा होना चाहिए साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। सुलटा दिया है क्या? ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल, तो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर लोन पेयर नहीं। कुछ लोग बोलेंगे लेकिन सर बी आर पर तो है ना। अबे दिमाग से पैदल इलेक्ट्रॉन थोड़ी एक्सेप्ट कर रहा है, पहले कौन जुड़ेगा H प्लस, तो फ्री केटायन बनेगा जो कि रीअरेंज हुआ होगा। क्लियर? नीचे वाले क्वेश्चन में आखिरी वाले में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है दोस्तों वो कौन है? Br2। क्लियर? आप जानते हैं Br2 एल्किन के कांटेक्ट में आने पर उसमें क्या जाएगा? पोलराइजेशन। तो यहां पर डेवलप कर लेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। एल्किन अपने पाई इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दूसरा हाइड्रोजन निकल लेगा। ये ब्रोमीन इधर वाले कार्बन से जुड़ने लगेगा। अगर मैं नंबरिंग करूं 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। आप बताओ ब्रोमीन कहां से जुड़ना शुरू करेगा? 1 से, ताकि 2 पर पॉजिटिव डेवलप होने लगे, वो सेकेंडरी केटायन बनेगा। लेकिन बनने देगा नहीं, इसके पास लोन पेयर। तो ये इस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जो बोलते हैं एक हाथ इलेक्ट्रॉन दे, एक हाथ इलेक्ट्रॉन ले, फ्री केटायन तो नहीं बनने देंगे। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहा होगा रिएक्शन के अंदर। इधर कौन जुड़ा होगा? पहले Br, यहां पॉजिटिव बनने लगा होगा, इसने अपना लोन पेयर देकर खुद पर पॉजिटिव ले लिया होगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। नाम जरूर लिखेंगे इंटरमीडिएट का दोस्त। क्लियर? बताइए क्या ये रीअरेंज कर सकता है? नहीं। दोनों रिएक्शन ऊपर वाली विद रीअरेंजमेंट हुई है, पर इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा। अगले वाले स्टेप में बताइए कौन अटैक करेगा? Br माइनस। और कहां पर अटैक करेगा? जहां केटायन ज्यादा स्टेबल। रियली में केटायन बनता नहीं है, ये तो ट्रिक अपनी की कहां से रिंग ओपन करें। तो ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड टूटेगा, खटाए। मेरे पास जगह नहीं है, एक Br इधर, एक Br इधर, खत्म हो गई कहानी। क्लियर? लेकिन नाम जरूर लिखोगे साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, पक्का? चलिए अब भाई साहब कुछ लोग आएंगे बाहर कि सर आपने देखो ये दोनों सीएल सेम साइड लगा दिए हैं, मैंने भी पढ़ी है ऑर्गेनिक। आप ये अकेले ऑर्गेनिक थोड़ी जानते हो, ये तो एंटी एडिशन होता है, ये तो आपने एंटी किया ही। ऐसे बेवकूफ जैसी बातें मत किया करो, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है। ये पिछले इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ऐसे मास्टर होते थे जो घर पे बैठ बैठ के उनको ना वो आते थे दोहरे, पागलपंथी के क्या आते थे? दोहरे, खुद से क्वेश्चन बना बना के ला रहे हैं कि ये देखो ये तो सिन एडिशन करवा दिया इसने। अच्छा मैंने करवा दिया सिन एडिशन, मानता हूं, तू एंटी करवा रहा है ना, इसका आरएलटी सेंटर का आरएस बता, इसका आरएलटी सेंटर का आरएस बता, आर है या एस है? वो कैसे डिफाइंड होगा? पता नहीं कौन वेज पर कौन डे, तो स्टीरियो बता दी तूने पहले ही। अगर तुमने ये बना भी दिया है, मतलब ऐसी बेवकूफी भाई साहब, मेरे को लगता है कि +2 बोर्ड भी तो ठीक से पढ़ा पाओगे कि नहीं। ये बनाओ, कहते हैं ये है एंटी एडिशन, तो दिमाग से पैदल घूम के ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कन्फॉर्मर एक दूसरे के। लेकिन इतनी अकल है ही नहीं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, दोनों ऑप्शन दे देते हैं, एक ये और एक ये, बोलता है बताओ कौन सा सही है। किसी के घर में पढ़ा लिखा अगर होना कैंडिडेट, मान लो किसी का भाई बहन या मम्मी पापा केमिस्ट्री पढ़े हो, तो बोले कि अच्छा इसका नाम चलता है, तुरंत क्लास छोड़ दे, खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैसी बातें कर रहा है। तो यहां पर हमने स्टीरियो का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है। तो अगर आप सेम साइड लगाओ अपोजिट साइड लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों बोला है मैंने? क्योंकि देखो इनमें मैंने अपोजिट साइड लगाया, तो आपको लगा हुआ ये तो गलत बना दिया सर ने, कुछ भी नहीं। अभी स्टीरियो की बात ही सेम साइड अपोजिट साइड स्टीरियो में होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है, रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? ICl के साथ।
एंड यू हैव टू टेल द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन करवाई गई है आपकी ICl के साथ, इट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इसमें बताओ किस पर होगा पार्शियल पॉजिटिव और किस पर होगा पार्शियल नेगेटिव। आप इसको तो पोलैरिटी की होने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी EN डिफरेंस है, आप जानते हैं। इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। आप बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होता है, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है। तो आपकी एल्कीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलेगा, लेकिन आप जानते हैं यहां आयोडीन जुड़ने लगेगा, वहां पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, तो ये हाथों हाथ अपना लोन पेयर शेयर करेगा। इधर देखो स्लो मोशन में अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर पहले कौन जुड़ा होगा, आयोडीन, यहां पर प्लस बनने लगा होगा, फिर इसने अपना लोन पेयर दिया होगा और फॉर्मेशन कर दी होगी साइक्लिक आयोडोनियम आयन। इंटरमीडिएट का नाम जरूर लिखें, साइक्लिक आयोडोनियम आयन। साथ में कौन बना होगा, Cl माइनस। भाई लोगों अब फर्क पड़ेगा कि रिंग कहां से ओपन कर रहे हो, बताइए रिंग ओपनिंग कहां से करोगे, इस साइड से या उस साइड से। इधर केटाइन ज्यादा स्टेबल तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा आयोडीन और यहां पर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा क्लोरीन। अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसमें यहां क्लोरीन और यहां आयोडीन, तो वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। अब फर्क पड़ेगा कहां से रिंग ओपनिंग हुई है। इससे पहले आप कहीं से भी रिंग ओपन कर रहे हो कोई फर्क, क्योंकि दोनों जुड़ने वाले क्या थे, सेम। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। चलिए देखो दोस्तों, रिंग एक्सपांशन पर हम बातें कर सकते हैं लेकिन पूछता नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि वो ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछता नहीं है। ये हमारे सामने दिया गया है, मैं सीधे प्रोडक्ट लिखूंगा, अब आप खुद इनको मैकेनिज्म से सोल्व कर लेना। मान लीजिए अगर अपन रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, क्लियर। या फिर अगर अपन बात करें रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, HBr के साथ, या फिर हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, H3O प्लस के साथ। तो ऊपर वाली रिएक्शन विद रीअरेंजमेंट या विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, ये आपके सामने प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं है, क्लियर। नीचे वाले में विद रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन बनेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट। नीचे वाले रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन बनेगा जो इनफैक्ट 2 बार रीअरेंज होगा, एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो बेटर है कि आप खुद से सॉल्व करें। मास्टर को तो बस एक बार मैकेनिज्म पढ़ाने दो कि बस सर बता दिया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो बनेगा या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा वहीं से चीज समझ में आएगी कि मैं क्या गलत सोच रहा था। लेकिन आप क्या होते हैं, सब मास्टर कर दे, मैं तो बस बैठ के देखता रहूं। एनटी वालों को जाके बोलूंगा कि मैंने तो सारे सॉल्व करवा लिए थे मास्टर से, कितनी साल करवा लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑर्गेनिक थ्योरेटिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, पेन नहीं चलेगा तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा। सुलटा दिया है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। देखो अगर अपन बात करें ना, नीट का काम हो चुका है, इनफैक्ट हम उसका लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन भाई साहब अपने मॉड्यूल ELP ऐसे बनाए गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल भी, कि नहीं 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 NCERT की बातें मत कर, उसके अलावा भी बातें कर। तो ये ऑलरेडी हमने दायरा क्रॉस कर लिया है। अब जो आगे आएगा इसके स्टीरियो और वो सब बातें बाकी एक्सक्लूड कर सकते हैं। आप सोच लो, यहां लिख दिया करो कि यहां नीट खत्म, आपका कोई क्वेश्चन रुकने वाला, इससे ऊपर ऊपर के बन गए मतलब नीट के सारे बनेंगे। लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, मॉड्यूल ELP भी तो सॉल्व होनी चाहिए। आइए आगे अगर अपन बात करना चाहें तो मान लीजिए ये हमारे सामने एल्कीन गिवन है, ठीक है। रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ, Br2 के साथ। किसके साथ, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आइए बढ़िया बात है, यहां से मैं फिर भी कर लेता हूं। अगर मैंने रिएक्शन इस प्रकार से लिख देता है कई बार, ब्रोमीन वाटर, क्या लिख देता है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब Br2 इन वाटर, एक ही बात है, ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही बात है।
अगर मैं सिंपल रिएक्शन किसके साथ करवा देता, Br2 के साथ, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा। या फिर अगर अपन रिएक्शन करवा देते, मान लेते यहां पर किसके साथ, एक्वस, किसके साथ, NaCl के साथ, तो क्या यहां पर रिएक्शन होती या फिर रिएक्शन नहीं होती। आइए इन सभी पर हम चर्चाएं करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपके पेन फिर से डाउन होने चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन दोनों का मतलब क्या है आपके लिए, सेम। आप बताओ, एल्कीन और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं क्या, नहीं। वाटर को रिएक्ट करने के लिए H+ की प्रेजेंस चाहिए। वाटर इतना ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक नहीं है कि एल्कीन को प्रोटोनेट कर दे, लाइक HX या फिर H2SO4। तो कोई ना कोई H+ का सोर्स चाहिए। अगर H+ का सोर्स नहीं है तो नो रिएक्शन, तो ये रिएक्शन की तरह काम नहीं करेगा। आप याद रखने के लिए भी कह सकते हैं कि जो आपका H2 है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ना कि इलेक्ट्रोफाइल, तो रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखो, गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, क्या लिख रहा है, एक्वस NaCl। आप बताओ, एक्वस का मतलब क्या, वाटर आपका न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है, NaCl में कौन है, Na+ एंड साथ में Cl-, इसमें से कोई इलेक्ट्रोफाइल है नहीं। तो एल्कीन के साथ रिएक्शन तभी शुरू होगी जब इलेक्ट्रोफाइल हो रिएजेंट में, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। जुड़ता तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही है। जब आप HCl जोड़ते हो तो पहले H+ और फिर Cl-, जुड़े तो दोनों ही हैं, लेकिन नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आया है, क्यों, इनिशिएटेड ट्रिगर्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर नो रिएक्शन, क्योंकि आपके रिएजेंट में कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इससे प्रूव हो गया है। अगर भाई ये रिएक्शन हो गई ना, तो कंफर्म है कि Br2 का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि अगर वाटर रिएक्शन करता तो यहां भी कर लेता। तो हेलोजेंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। आप बताइए, इन दोनों में से कौन रिएक्शन करने के लिए जाएगा, वाटर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, कौन जाएगा दोस्त, Br2। और आप जानते हैं Br2 एल्कीन के कांटेक्ट में आकर क्या हो जाएगा, पोलराइज। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा, यहां प्लस आने लगेगा, ये वापस अपना लोन पेयर देगा। बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। क्या मैं सही कह रहा हूं, जी हां, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, पक्का, जी हां। साथ में अब अगर अपन बात करें तो बताओ कौन जनरेट हो जाएगा, Br-, और कौन है, वाटर। देखो, इससे पहले जो हमने सॉल्वेंट लिए थे दोस्तों, आंखें खोलो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। जहां भी मैंने सॉल्वेंट लिया था तो मैंने ये नहीं बोला था दूसरे लोगों की तरह कि ये नॉन पोलर है, पोलरिटी है भाई इसके अंदर, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बोला था। क्या था, नॉन न्यूक्लियोफिलिक होते हैं ये, मतलब ये रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे। यहां पर जो आपने वाटर लिया है ना, ये वाटर एज ए आपने क्या लिया है, सॉल्वेंट, एज ए क्या लिया है, सॉल्वेंट। लेकिन दोस्त ये सॉल्वेंट ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो अब आपके सामने जो बनकर आया है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। और दोस्त इसके साथ दो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर सकते हैं, वन इज Br-, Br- अभी अभी तरोर ताजा बनकर आया आपके पास। कहां से बनकर आया सर, जब Br2 पर अटैक हुआ, क्लियर। और वाटर सॉल्वेंट है जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर बताइए Br- ने अटैक किया तो कहां अटैक करेगा, यहां पर, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। तो आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा Br, और यहां पर भी जुड़ा हुआ मिलेगा Br, दैट इज ए विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर वाटर ने अटैक किया तो बताओ वाटर भी कहां अटैक करेगा, वट एवर इज द न्यूक्लियोफाइल, एनसीसी यहीं से ओपन होगा, जहां पर केटाइन ज्यादा स्टेबल, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और फिर से बॉन्ड टूटेगा, खटैक। जब भी कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, H हटा के सीधा जोड़ा करो, क्लियर। तो यहां पर जो आप लोगों के सामने प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर आ जाएगा कौन, Br, और यहां पर आ जाएगा कौन, OH। पहली बात, जब आपके OH और Br दोनों होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्कोहल। क्या बोलते हैं, हेलो अल्कोहल्स। गौर से देखिए, क्या है ये, हेलो अल्कोहल। क्या ये अल्कोहल है, यस, और साथ में कौन है, हेलोजन, हेलो अल्कोहल बना है। इसी को ही हम बोल देते हैं हेलो हाइड्रीन। क्या बोल देते हैं, हेलो हाइड्रीन। तो यहां पर हेलो हाइड्रीन की फॉर्मेशन हुई है, किसकी फॉर्मेशन हुई है, हेलो हाइड्रीन की फॉर्मेशन हुई है। अगर आप हेलोजन को पर्टिकुलरली देखो तो कौन है, ब्रोमीन।
तो आप ये भी कह सकते हो कौन बनकर आया है, ब्रोमोहाइड्रिन। तो अच्छे एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है इन विच रिएक्शन हेलोहाइड्रिन विल बी फॉर्म। तो यहां पर आपका ब्रोमोहाइड्रिन यानी कि हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हुई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे अगर अपन बात करें, दो प्रोडक्ट बने हैं, दोनों प्रोडक्ट्स में से विच प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, प्रिंसिपल प्रोडक्ट कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड, सेकेंड, क्यों, यस एग्जैक्टली। अब देखिए क्या आपके पास सॉल्यूशन में पहले से Br माइनस था, नहीं, नहीं था, Br2 था, Br माइनस, उतना ही Br माइनस जनरेट हुआ होगा जितने Br2 ने रिएक्शन की होगी, रिएक्शन में जनरेट हुआ है, पहले से नहीं है। और वाटर तो क्या है आपका, सॉल्वेंट, एक्सेस में, मतलब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है, ये तो क्या है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। और आप जानते हैं कोलिजन थ्योरी बोलती है कि जो ज्यादा टकराएंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका टकराने का चांसेस Br माइनस के साथ ज्यादा या वाटर के साथ ज्यादा, वाटर एक्सेस में है, सॉल्वेंट आपका, तो ये दोनों ज्यादा टकराएंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, पक्का। यानी कि मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, जो बाहर से दिया होगा वहां से आपके रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, ये NBS है, मैंने बताया था NBS वही काम करता है जो Br2, पहले भी आया था अभी भी आ रहा है, Br2 वाला ही काम करता है। तो NBS एक्ट एज ए सोर्स ऑफ Br2। Br2 दे दे या NBS दे दे, तो यहां पर NBS किसका सोर्स है, Br2 का। तो मैंने सीधा प्रोडक्ट लिख दिया है, NBS दिखाई दे काट के क्या लिख लो, Br2। सुलटा दिया है क्या, सुलटा दिया है। अब आगे बढ़ सकता हूं, चलिए देखिए एक दो रिएजेंट और होते हैं, यहां पर दिक्कत क्या है कि बहुत सारे रिएजेंट इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि रिएक्शंस का सबसे आसान पार्ट होता है, तो बच्चे को बढ़िया से चमकता भी है। अगर आपके सामने कभी भी HOX आ जाए, क्या जाए, HOX, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोहेलस एसिड्स। यानी कि अगर अपन बात करें HOX में, या तो आपके सामने कौन मिलेगा,
HOCl, या फिर कौन मिलेगा HOBr। हालांकि वैसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, करते नहीं डायरेक्ट रिएक्शन, पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मार्केट में दिखाई दे जाएंगे। इनको रिएक्शन करने के लिए H+ की प्रेजेंस चाहिए होती है, लेकिन आपको मार्केट में दिखाई दे जाएंगे। तो ये बिल्कुल वही काम करते हैं। इसकी जगह जब भी आए तो आपको क्या लिख लेना है, Cl2 डॉट वाटर, ऐसे रिएक्ट करते हैं। आपका HOBr कैसे रिएक्शन करता है, H2 डॉट Br2, यानी कि Br2 की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाएं। तो HOX अगर आपको कभी हैंडल करना भी पड़ जाए तो आप इसको जुगाड़ से, जुगाड़ बोल रहा हूं 100% जुगाड़, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको जुगाड़ से आप ऐसे तोड़ लेना X+ और साथ में OH-, तो आपका रिएक्शन बन जाएगा बहुत आसानी से। यानी कि X+ क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास क्या है, लोन पेयर। तो X+ इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हो गया, OH- इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया। एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्शन करते हैं जैसे आपका कौन रिएक्शन करता है, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। टेक्निकली X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही लिया जाता है। HOBr के साथ रिएक्शन करवाओ या फिर किसके साथ रिएक्शन करवाओ आप, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। बढ़िए, टेक्निकली अगर अपन आगे बढ़ना चाहें, एक बार नोट डाउन करके उस क्वेश्चन को सुलटाएंगे। अगला कोई क्वेश्चन लेने वाला नहीं हूं, एनसीईआरटी में ये रिएजेंट तक नहीं है, HOX रिएजेंट तक एनसीईआरटी में नहीं है, और HOX डायरेक्ट रिएक्ट भी नहीं करता है। HOX रिएक्ट्स विद एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। हेलोहाइड्रिन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेटर है आप हेलोहाइड्रिन की फॉर्मेशन करें X2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, टेक्निकली ऐसे बनाए जाते हैं। X2 की रिएक्शन करवाओ एल्कीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आइए, अगर मुझे इस क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ा तो बताओ मैं कैसे हैंडल करूंगा। आप तो अपने को जुगाड़ मालूम है, जुगाड़ से किस में तोड़ देंगे इसको, Br+ एंड OH-। हालांकि ऐसे बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप एक जगह तो कह रहे हो हाइपोहेलस एसिड, एसिड तो H+ देते ना कि OH-। जुगाड़ मैं कह रहा हूं वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर। तो यहां पर आपका बताओ, ब्रोमीन के पास क्या है, लॉन पेयर, पक्का, और ये इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या तो हाथ इसको अपना लोन पेयर देगा। अगर ऐसा हुआ तो बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताओ इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन है, OH-। तो बताइए OH- कहां पर अटैक करेगा, यहां पर, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, Br, और यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, OH। नीचे वाली रिएक्शन थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्व की है, तो नीचे वाले रिएक्शन का भी प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, सेम। यहां पर Br और यहां पर OH, तो इन दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट सेम बनते हैं। आपके सामने बनकर आया है क्या, ब्रोमोहाइड्रिन। ब्रोमोहाइड्रिन, मैं आपको बता दूं, दीज रिएजेंट्स आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ना एनसीईआरटी में है, ना एक्सरसाइज में है, ना एग्जाम्पलर में, कहीं भी नहीं है। लेकिन आपके मॉड्यूल ELP आपने पिछले कहीं से पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई दे जाते हैं, पर एनसीईआरटी में नहीं। क्लियर। ये हमारे सामने था इस रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट इस रिएक्शन की आती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। मैं फिर से कह रहा हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री नीट में आज तक नहीं पूछी गई है। क्लियर। हाँ, जेई एडवांस में स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, बहुत शानदार आया है, क्योंकि एडवांस का सिलेबस अलग, एडवांस पूरे लेवल तक जाता है कि रिएजेंट दे दिया, अब पूरा बात करूंगा मैं इसके ऊपर। लेकिन आप देखो अभी भी जो जेई मेंस हुआ है ना, एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस, बड़ी अच्छी बात है। जो चैप्टर हटा दिए वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे केमिस्ट्री के अंदर, पॉलीमर का कोई क्वेश्चन नहीं दिया, एवरीडे लाइफ का कोई क्वेश्चन नहीं दिया। ये अच्छी बात है कि एनसीईआरटी में रह के जब पूछेगा तो डर नहीं रहेगा कि एनसीईआरटी अच्छे से कवर्ड है, बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस जाने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि बच्चा छोड़ देगा उस क्वेश्चन को, कट ऑफ ऑटोमेटिक क्या जाएगी, डाउन। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बातें करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री को तो आपके नीट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनसीईआरटी ने इसके स्टीरियो डिस्कस नहीं किया है। एनसीईआरटी आपके सामने, आप देखोगे तो थ्योरी में थोड़ी सी बातें लिख के चला गया है, आपको लगेगा कि यही बहुत सारी बातें आपने सर कर ली है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स।
stereochemistry of halogenation, stereochemistry of halogenation of alkenes, stereochemistry of halogenation of alkenes. इसमें लिखिए एक पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एक पॉइंट लिख दीजिए। हैलोजेंस, हैलोजेंस एड्स मतलब जुड़ती हैं, हैलोजेंस एड्स स्टीरियो स्पेसिफिकली, हैलोजेंस एड्स स्टीरियो स्पेसिफिकली, हैलोजेंस एड्स स्टीरियो स्पेसिफिकली। मैं समझाऊंगा स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है। हैलोजेंस एड्स स्टीरियो स्पेसिफिकली। अगला पॉइंट लिखेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एडिशन। हैलोजेंस का जो एडिशन है वो एंटी एडिशन का एग्जांपल है। अगला पॉइंट, सर ये एंटी एडिशन क्या होता है? एंटी एडिशन, ये एंटी एडिशन होता क्या है? लिखिए इसके सामने, एंटी एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट, electrophilic part and nucleophilic part of the reagent, electrophilic part and the nucleophilic part of the reagent, electrophilic part and the nucleophilic part of the reagent gets attached, electrophilic part and nucleophilic part of the reagent gets attached on the opposite side of the double bond, on the opposite side of the double bond, on the opposite side of the double bond, यानी कि डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड जुड़ेंगे, on the opposite side of the double bond. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मुझे कैसे पता चलेगा कब एंटी एडिशन होगा? ये भी मुद्दे का पॉइंट है, लिखिए, if electrophile is lone pair containing, if electrophile is lone pair containing, if electrophile is lone pair containing, then anti-addition will take place. If electrophile is lone pair containing, then anti-addition will take place. If electrophile is lone pair containing, then anti-addition will take place. अगर आपके इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? लॉन पेयर, अब तो मान लो एंटी एडिशन होने वाला है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी, फॉर्मेशन ऑफ एनसीसी। अगर आपका एनसीसी एज एन इंटरमीडिएट बना है तो फिर एडिशन एंटी होगा। हम रिएजेंट को देखकर ही बता देंगे एनसीसी बनेगा या नहीं बनेगा। आइए दोस्तों, हम किस प्रकार की बातें यहां पर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाते हैं, पर डिस्कस एनसीईआरटी ने नहीं किया है। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने एक एल्कीन है, अपनी ही ईएलपी का क्वेश्चन है, नो डाउट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आप इस एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? Br2 के साथ। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपका एक ऐसा सॉल्वेंट है जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसका आंसर कितना आता है? 3। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है ना भाई साहब, ये 2 कोड़ी की एक्सप्लेनेशन है। मास्टर ऐसे करते हैं, एडिशन करवाओ, एडिशन करवाओगे तो एक Br इधर जुड़ेगा, एक Br कितने कायरलिटी सेंटर बने? 2। बताओ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे इसके? कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे इसके? 3। तो बेटा 3 प्रोडक्ट बनेंगे। इससे बढ़िया बेटे को बोल दे आंसर याद कर। 2 कोड़ी की एक्सप्लेनेशन है, स्टीरियो का दूर दूर तक कोई लेना देना, क्योंकि रिएक्शन का मालूम ही नहीं है, रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। नो डाउट इसका आंसर 3 ही है, पर वो इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं।
है ही नहीं उसके एक्सप्लेनेशन। मतलब आप प्रोडक्ट बनाकर कितने स्टीरियोआइसोमर हो सकते हैं ये बोल रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री से कोसों दूर हैं। ऐसी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। तो फिर सर कैसे बनेंगे 3 प्रोडक्ट? आइए, मैंने एक वर्ड लिखवाया है, एडिशन ऑफ हैलोजन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा वो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखकर प्रोडक्ट बनता है इन रिएक्शंस में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आपका डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है? जी हां, जीआई तो करेगा सर। तो जीआई करेगा तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। एक तो आपकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है दोस्त? सिस। और एक कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है? ट्रांस। तो ये आपके पास टेक्निकली क्या है? ये है आपके पास ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन तो कुछ होता ही, एक तो होता है आपका क्या? ट्रांस ब्यूट 2 इन। सही बोला कि नहीं बोला? या तो ट्रांस ब्यूट 2 इन होगा या फिर आपका सिस ब्यूट 2 इन होगा। ये होते हैं ब्यूट 2 इन में, या तो वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होगा या फिर वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होगा। और जब आपका Br2 जुड़ेगा ना तो इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से जुड़ेगा। जब आपका कौन, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांस ब्यूट 2 इन आपका Br2 के साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में? CCl4, वो सॉल्वेंट, उससे कोई लेना देना, तो आपका 1 सिंगल प्रोडक्ट बनता है। कितना प्रोडक्ट बनता है? 1। अगर अपन बात करना चाहें सिंगल प्रोडक्ट, तो रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट ऑब्जर्व होता है, सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आएगा। कैसा होगा हम बात करेंगे। लेकिन जब आपका सिस वाला रिएक्शन करता है, कौन सा रिएक्शन करता है? सिस वाला रिएक्शन करता है, तो इस रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं इसके अंदर? 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 2 प्रोडक्ट्स यहां पर आप लोगों के सामने बनते हैं। तो ये जो एल्कीन है ना, ये 2 कॉन्फ़िगरेशन में हो सकती है, एक ट्रांस में और एक सिस में। जब ये ट्रांस वाला रिएक्ट करेगा तो एक सिंगल प्रोडक्ट देगा, और जब ये सिस वाला रिएक्ट करेगा तो 2 प्रोडक्ट यहां पर बनकर आएंगे। क्या बनकर आएंगे? 2 प्रोडक्ट। दोनों को मिलाने के बाद बताइए टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए हैं? 3। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब अगर अपन बात करें, इसका मतलब तो सर ये दोनों तो यहां पर क्या है? सेम। मतलब आपकी एल्कीन की कॉन्फ़िगरेशन सिस है या ट्रांस है, इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेंगे। जी हां, इसी को हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। यानी कि आपकी रिएक्शन में कितने और क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आपकी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। कि सिस है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मुझे तो यहां बताया ही नहीं गया था कि ये सिस है या, तो मैंने सिस भी माना और मैंने ट्रांस भी माना, और टोटल प्रोडक्ट कितने आए? 3। लेकिन सर मुझे तो ये भी नहीं पता ना कि ये सिंगल प्रोडक्ट कैसे और यहां 2 प्रोडक्ट कैसे। ये तो अगली क्लास में जब आप स्टीरियो समझोगे तब आपको चमकेगा। लेकिन एटलीस्ट इतना तो चमक गया ना आपको कि हैलोजन क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये डिपेंड करता है आपकी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। बताओ, इसका मतलब ये दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? तो स्टीरियो आइसोमर्स तो डिफरेंट कंपाउंड ही होते हैं। सारा खेल किसका है? सिस एंड ट्रांस का। इनफैक्ट दोनों दोस्तों अलग अलग रेट पर रिएक्शन करेंगे, दोनों के रिएक्शन करने का रेट भी अलग होगा यहां पर। तो बस ये केवल कनेक्टिविटी में सेम है, पर ये स्पेस में डिफरेंट, और स्पेस में डिफरेंट होने पर ही कंपाउंड अलग हो जाया करते हैं। पहले मुझे एक पॉइंट की क्लियरेंस दीजिए, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब समझ में आया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपके रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर डिपेंड कर रहा है। सिस है तो आपके देखो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ट्रांस है तो 1 प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सर, वो तो मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एटलीस्ट हमें इतना तो आइडिया लगा। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, ये पार्ट आपकी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। एनसीईआरटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, एनसीईआरटी के पास है। इवन एनसीईआरटी ने बहुत साफ शब्दों में लिख दिया है एनसीसी के बारे में भी, यू विल स्टडी दीज इन हायर क्लासेस, कि यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, इंट्रोड्यूस हो रहा है जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पर बातें नहीं की जा सकती। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप क्या कर सकते हैं, आप एल्कीन की ईएलपी नंबर 1 सोल्व करें, एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 जो है ना वो सोल्व करें। उसके वीडियो सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो मैं आपके साथ वीडियो सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। तो ईएलपी सोल्व करना शुरू करें एल्कीन की, आपको दिखेगा कि मैंने क्वेश्चन कर लिया तो उसको सुलटा दें। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।